जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट इवोल्यूशन का। यह 24वां अध्याय होगा दोस्तों। 24वां अध्याय जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के संबंध में हम देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम पल्लव वंश के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। इसका कार्यकाल था नहीं समय था टेन्यूर 575 से लेकर 600 ईस्वी। और पल्लव वंश के राजधानी की हम बात करें दोस्तों तो कांची, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची हो जाएगा और कौन से धर्म के यह अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। तो अवनी सिंह की उपाधि कौन धारण किया था दोस्तों? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का भी निर्माण किया था। तो आदि वराह मंदिर का निर्माण कौन किया था? सिंह विष्णु ने। कहाँ? तो मामल्लपुरम में। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हो जाएगा, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे। पल्लव वंश में शासक अगर हम क्रम की हम बात करें यानी कि राजाओं का क्रम, तो यह हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम जो 630 से लेकर 668 ईस्वी। और फिर हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय जो कि 668 से 70 तक हो जाएगा। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम जो कि 670 से लेकर 770 ईस्वी तक। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि 700 से लेकर 728 ईस्वी। फिर नंदी वर्मन द्वितीय जो कि 730 से 800 ईस्वी तक शासन किया था। मत विलास प्रहसन जिसकी रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। तो दोस्तों मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, यानी कि महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को मानने लगे, यानी कि शैव बन गया था। कौन? तो महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिसे रथ कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या कुल 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है। तो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जो है जिसे क्या कहा जाता है? तो रथ कहा जाता है। और इसके निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि पल्लव राजा थे। और इस मंदिर में कुल मंदिरों के रथ में मंदिरों की संख्या अगर हम बात करें तो कुल 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं पाया गया। वातापी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। वातापी कोंड और महामल की उपाधि कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्य, रंजय और अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि जो है मतलब इतना सारा उपाधि इन्होंने धारण किया था। कौन? तो परमेश्वर प्रथम, जो कि यह शैव धर्म को मानते थे। इनका उपाधि हो जाएगा क्या? तो लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन, ये सब उपाधि हो जाएगा। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण किया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। यानी अरब लोग जब आक्रमण कर रहे थे उस वक्त जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है शासक था। उसने राज सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि जो धारण किया था। तो ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि हो गया। राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। राज सिंह अर्थात राजाओं का सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों में प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव के उपासक हो जाएगा। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर कौन करवाया था निर्माण? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसे भी कहा जाता है कैलाशनाथ मंदिर को, जो कांची में है, और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की भी शुरुआत मानी जाती है।
तो द्रविड़ कला स्थापत्य की शुरुआत किससे माना जाता है? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था उससे। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। कांची कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तो अगर हम बात करें कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों के आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। तो आदमकद जो तस्वीर लगी हुई है यह कांची के कैलाशनाथ मंदिर में, और यह कौन से राजा और रानी की है? तो पल्लव राजाओं और रानियों की है। दस कुमार चरित्र एक पुस्तक है, इसके लेखक दंडी। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा? दंडी। और यह जो किसके दरबार में रहा करते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहा करता था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी दोस्तों नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमरई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के ही समकालीन हुआ करता था। नंदीवर्मन तृतीय शैव धर्म को मानते थे दोस्तों। तो नंदीवर्मन तृतीय कौन से धर्म को मानते थे? तो यह शैव धर्म को मानते थे। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषाओं के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करते थे। तो एक संत है संत पेरुंदेवनार, और यह किसके दरबार में निवास किया करते थे? तो यह जो है नंदीवर्मन द्वितीय के दरबार में निवास किया करते थे, जिसने भरत वेनवा नामक प्रसिद्ध पुस्तक की भी रचना किया था दोस्तों। तो भरत वेनवा नामक एक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो संत पेरुंदेवनार ने किया था। और पल्लव वंश के अंतिम शासक कपवर्मा हो जाएगा दोस्तों। कपवर्मा जो कि 948 से लेकर 980 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कपवर्मा। आइए दोस्तों जानते हैं हम चोल वंश। चोल वंश की अगर हम बात करें तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। यानी कि पल्लव वंश के ही जो अवशेष पर चोल वंश की स्थापना हुआ। कौन सी शताब्दी? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। चोल वंश जिसके संस्थापक विजयालय हो जाएगा, जो कि 850 से 87 तक इनका शासनकाल था। और इनकी राजधानी यानी कि चोल की राजधानी तांजाय या तंजोर या तंजावुर इसे कहा जाता है। तो चोल वंश संस्थापक क्या हो जाएगा? विजयालय, और राजधानी तांजाय, जिसको तंजोर या तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर के वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुत्चन था। तो तंजावुर के वास्तुकार कौन हो जाएगा? राजराज पेरुत्चन। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण किया दोस्तों। तो नर केसरी की उपाधि कौन धारण किया था? विजयालय ने। और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। चोलों के स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंदन राम की उपाधि धारण किया था। तो पल्लवों के विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। तो प्रांतक प्रथम को पराजित कौन किया था? तो तक्कोलम के युद्ध में किया था। प्रांतक प्रथम को पराजित कौन किया था? तो राष्ट्रकूट का एक शासक था कृष्ण तृतीय, यानी कि प्रांतक प्रथम को पराजित कृष्ण तृतीय ने किया। कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक था। और इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का जो है राजादित्य मारा भी गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो राजराज प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया था? श्रीलंका पर। और वहाँ के राजा महिम फिफ्थ यानी कि महिम फाइव जो है, इसको भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला एक रोहन है जहाँ पर इसको शरण लेनी पड़ी थी। तो श्रीलंका पर आक्रमण कौन किया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने। और वहाँ का उस वक्त शासक कौन था? महिम फाइव। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य के एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम जिसकी राजधानी पोलन रुवाता बनाया था। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। यानी कि राजराज प्रथम जो है कौन से धर्म को मानते थे? यह शैव धर्म को मानता था। इसने तंजौर की राजधानी राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनाया था। यानी तंजौर की राजधानी में इन्होंने राजेश्वर का शिव मंदिर भी बनवाया था। कौन? तो राजराज प्रथम ने, जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजेंद्र प्रथम के समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल, महिपाल जो कि बंगाल के पाल शासक थे, इसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया और नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो गंगईकोंड चोल की उपाधि कौन धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। और चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार भी कौन किया? तो राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। अब है दोस्तों चोल काल में भूमि के प्रकार, जैसे कि बेल नवगाई। तो बेल नवगाई जो है यह गैर ब्राह्मण किसान जिसके स्वामी हुआ करते थे, इसकी भूमि था। यानी कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलन वगाई कहा जाता था। ब्रह्मदेह हो गया ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेह कहा गया। शालाभोग जो है, शालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि हुआ करता था, इसको चोल काल में शालाभोग कहा जाता था। देवदान या इसी को तिरुनमट्ट कन्नी कहा गया, जो कि मंदिरों को उपहार में दी गई ये भूमि हुआ करता था। देवदान यानी मंदिरों को जो उपहार में दी गई भूमि थी उसे देवदान कहा गया। पल्लईचदम यह जो है जैन संस्थापकों को दान में दी गई भूमि था। और हम बात करें दोस्तों गजनी, गजनी का सुल्तान महमूद, गजनी का जो सुल्तान था, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय की हम बात करें, राजेंद्र द्वितीय ने तो प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण किया था। और दोस्तों चोल वंश का अंतिम शासक हो जाएगा राजेंद्र तृतीय, यानी चोल वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएगा? राजेंद्र तृतीय। और राजेंद्र द्वितीय की उपाधि क्या था? प्रकेसरी। और राजेंद्र ने, वीर राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण किया था? राज केसरी। चोलों और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेसरी प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। यानी कि विक्रम चोल की अगर हम बात करें, इन्होंने अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से भी जो है राजस्व यानी टैक्स वसूला और उस टैक्स से जो है चिदम्बरम मंदिर का भी विस्तार करवाया था दोस्तों। कालीतुंग द्वितीय की अगर हम बात करें, काली तुंग द्वितीय, इन्होंने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज जो कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मंदिर का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा गया। तो पेरुंदरम क्या था? तो चोल प्रशासन में जो भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी था उसे पेरुंदरम कहा गया। और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी था उसे शेरुंदरन कहा गया। शेरुंदरन। लेखों में उच्च पदाधिकारियों को उड़न कुटम कहा गया, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य कुल 6 मंडलमों यानी कि जिसको प्रांत बोलते हैं, यानी संपूर्ण जो है चोल साम्राज्य कुल 6 प्रांत में बटा हुआ था। मंडलम कोट्टम में और कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर कहा गया। तो नाडु की जो स्थानीय सभा है उसे नाटुर कहा गया और नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा गया है। बेल्लाल जाति में धनी किसान को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलम यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलर या किसान कहा गया। अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे थे। स्थानीय स्वशासन चोल जो है प्रशासन की मुख्य विशेषता। तो दोस्तों चोल साम्राज्य की जो मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। ऊड़ जो है ऊड़ यह सर्वसाधारण लोगों की समिति हुआ करती थी। तो ऊड़
सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों, बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। सभा या महासभा क्या था? तो अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुम कल कहा गया है। यह सभा वर्यम नामक की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक मंदिर में सभा की जो बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं, यानी कि व्यापारिक चोल काल में व्यापारी सब का जो सभा था उसको नगरम कहा गया। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। तो भू जो है कर कितना था? 1/3। गांव में कार्य समिति के सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उसे मध्यस्थ कहा जाता था। अब दोस्तों उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। तो पहला है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूला जाता हो। दूसरा है उनके पास अपना घर होना चाहिए, यानी कि अपना जो है उसके पास घर घर होना चाहिए। और उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए जो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट लेगा। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी भी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि अगर कोई एक समिति का सदस्य कोई व्यक्ति रहा है तो वह किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त जो भूमि था उसको चतुर्वेदी मंगलम और दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहलाता था। चोल सेना की सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। यानी चोल सेना की सबसे संगठित अंग क्या था? पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने का सिक्का हुआ करता था। तमिल कवियों में जैनगोदर प्रसिद्ध था। कुलोतुंग प्रथम का जो कि राजकवि था जिसकी रचना है कलिंग तू पर्णी। कंबन कंबन ओटक्कुटन ओटक्कुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन एवं रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा गया। तो तमिल साहित्य का जो है त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो कंबन ओट्टक्कुट्टन और पुगलेंदी। हालांकि तमिल कन्नड़ साहित्य का हो जाएगा त्रिरत्न तो पंप पोन्ना रन। पर्सी ब्राउन ने तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष जो है माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। तो चोलकालीन जो नटराज की जो प्रसिद्ध प्रतिमा है इसे चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ भी माना जाता है। चोल काष्ठ प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट काष्ठ प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित जो है राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो एक शैव संत था ईशान शिव पंडित। चोल काल जो कि 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम हो जाएगा। तो कावेरी पट्टनम क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है चोल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह के लिए कावेरी पट्टनम प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी का जो क्रम है, चोल शासनकाल में राजधानी का जो क्रम है उड़ेयूर हो जाएगा, तंजौर हो जाएगा, गंगईकोंड हो जाएगा, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल करने के लिए बागान समिति करती थी। यानी कि सड़क की देखभाल जो है चोल काल में बागान समिति के द्वारा किया जाता था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का जो आधार था
मुख्य रूप से धान था, धान। और चोल काल के विशाल व्यापार समूह जो थे वह कलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहा गया। तो दोस्तों अलवार और नयनार, तो अलवार क्या था, विष्णु के उपासक को अलवार कहा गया है, और नयनार जो है यह शिव के उपासक को कहा गया। अब है दोस्तों चालुक वंश। तो चालुक वंश में जो है एक कल्याणी के चालुक वंश है, फिर वातापी के चालुक वंश हो जाएगा, और एक जो है वेंगी के चालुक वंश। आइए देखते हैं बारी बारी से इन तीनों वंश को। सबसे पहले देखते हैं कल्याणी के चालुक वंश। कल्याणी के चालुक वंश जिसके संस्थापक तेलप द्वितीय हो जाएगा। तो दोस्तों कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना किसने किया था, तेलप द्वितीय ने। और राजधानी की हम बात करें तो मान्यखेट इनका राजधानी हो जाएगा, मान्यखेट। हालांकि चालुक वंश जो कल्याणी के हैं इसके प्रसिद्ध शासक में हो जाएगा तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय हो जाएगा। ये जो है प्रमुख शासक हैं कल्याणी के चालुक वंश के। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी जो कि कर्नाटक में पड़ता है यहाँ बनाया था, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स हुआ। बिल्हन और विज्ञानेश्वर, तो बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहा करते थे। मिताक्षरा दोस्तों हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञ वल्यक स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने किया। तो मिताक्षरा पुस्तक की रचना कौन किया, विज्ञानेश्वर ने। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हन ने किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है विक्रमांक देव चरित्र, इसकी रचना कौन किया, बिल्हन ने। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। अब दोस्तों देखेंगे चालुक वंश वातापी, यानी कि वातापी के जो है चालुक वंश के संबंध में जानते हैं। तो वातापी के चालुक वंश, तो जयसिंह ने वातापी के चालुक वंश की स्थापना की। तो जयसिंह जो है वातापी के चालुक वंश की स्थापना किया, जिसकी राजधानी की हम बात करें तो वातापी जो कि बीजापुर के निकट पड़ता है यहाँ पर। तो वातापी जो है नाम पर ही है वातापी के चालुक वंश, यानी वातापी क्या था, राजधानी था। इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था दोस्तों। तो जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर कौन बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो परमेश्वर की उपाधि किसने धारण किया था, तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको, तो हर्षवर्धन को हराने के पश्चात। और इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किया था। पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा भी गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोन की उपाधि धारण किया था दोस्तों। तो नरसिंह वर्मन ने वातापी कोन की उपाधि धारण किया था। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से, जिसके लेखक है रवि कीर्ति। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों एहोल अभिलेख जो प्रसिद्ध अभिलेख है जिसके लेखक है रवि कीर्ति, और यह कौन से शासक से संबंध रखता है, तो पुलकेशिन द्वितीय। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। वातापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना गया। तो दोस्तों जो वर्मन है इसको वातापी के निर्माणकर्ता के रूप में माना गया। मालवा को जीतने के बाद, मालवा की अगर हम बात करें तो दोस्तों मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। तो दक्कन में अरबों ने जो आक्रमण किया था विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में,
इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनीज नाश्रय की उपाधि प्रदान किया था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी, तो लोक जो महादेवी है विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी है। इन्होंने पट्टदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस वंश का अंतिम जो राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय, यानी कि वातापी के चालुक्य वंश, जिसके संस्थापक जयसिंह हो जाएगा और अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय हो जाएगा। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त किया और एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता। तो एहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर एहोल। अब है बैंगी, तो चालुक्य वंश, बैंगी के चालुक्य वंश। तो बैंगी के चालुक्य वंश जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएगा। तो विष्णुवर्धन बैंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएगा। इसकी राजधानी बैंगी आंध्र प्रदेश में थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश जिसके संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में किया था, जिसकी शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। यानी कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो दंती दुर्ग हैं, शुरुआत में कर्नाटक के जो चालुक्य वंश है इसके अधीन थे। और राजधानी मनकीर या मान्यखेट वर्तमान में सोलापुर के निकट जो है मालखेड़ा में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कौन? ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। और प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा था। तो ध्रुव को क्या कहा जाता है दोस्तों? धारावर्ष। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। यानी कि अमोघ वर्ष जो है कौन से धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म के अनुयायी था अमोघ वर्ष। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना किया था। आदि पुराण व त्रिष्ठी लक्षण महापुराण के रचनाकार जीनसेन और पणिता सार संग्रह लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक जो है सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत किया था। तो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत किया था किसने? अमोघ वर्ष। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। तो अल मसूदी जो भारत आया था किसके समय में? तो इंद्र तृतीय के समय में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक भी कहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम जो महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय ने। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, पुण्य, जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया था। तो शांति पुराण की रचना कौन किया था? यह पुण्य के द्वारा किया गया था। शांति पुराण की रचना जो कौन सी भाषा में था? तो कन्नड़ भाषा में। और यह किसके दरबार में रहा करता था? तो कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। तो एलोरा एवं एलिफेंटा
जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। गुहा मंदिर जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं, कुल कितने शैलकृत गुफाएं हैं दोस्तों एलोरा में, कुल 34। इसमें से 1 से 12 तक बुद्ध का है, यानी बौद्ध धर्म का जो गुफा है 1 से 12 तक। उसके बाद हिंदू का है 13 से 29 तक, फिर 30 से 34 तक, कुल 5 जो गुफा जैन धर्म का है। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, यहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 स्थल तथा 3 जिन्हें 2 थल तथा 3 थल के नाम भी दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी कवि थैविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो दोस्तों एलोरा जो गुफा है इसका सबसे पहले उल्लेख कौन किया था, तो एक थैविनेट था जो कि फ्रांस से यात्री था, 17वीं शताब्दी में इन्होंने किया था। राष्ट्रकूट जो है शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो राष्ट्रकूट की अगर हम बात करें शैव, वैष्णव, शाक्त और संप्रदाय के साथ साथ कौन से धर्म के उपासक थे, तो जैन धर्म। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को भी बसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति दे रखा था। अब है दोस्तों यादव वंश। यादव वंश की अगर हम बात करें तो देवगिरी के यादव वंश जिसके संस्थापक भिल्लम पंचम हो जाएगा। तो भिल्लम पंचम यह जो है देवगिरी के यादव वंश के संस्थापक हो जाएगा, जबकि इसकी राजधानी देवगिरी ही था दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रतापी जो है राजा सिंघन था, सिंघन जो 1210 से 1246 तक का हो जाएगा। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र, यानी कि देवगिरी के राज्य के यादव वंश, इसके संस्थापक भिल्ल पंचम, राजधानी देवगिरी, प्रतापी राजा सिंघन हो जाएगा, और स्वतंत्र शासक यानी कि इस वंश का अंतिम यानी कि यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघन के दरबारी में थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना कौन किया था, तो यह जो है एक संगीत शास्त्री था, सारंगदेव ने किया था, जो कि राजा सिंघन के दरबारी थे। अब है दोस्तों होयसल वंश। आइए जानते हैं होयसल वंश के संबंध में। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश जिसके संस्थापक हो जाएगा दोस्तों विष्णुवर्धन। तो होयसल वंश स्थापना विष्णुवर्धन। होयसल वंश यादव वंश का ही एक शाखा था। बेल्लूर में चन्ना कैशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मलिक काफूर ने ही हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र यानी कि आधुनिक हलेबीड। तो होयसल वंश की अगर हम बात करें दोस्तों तो संस्थापक विष्णुवर्धन, यह कौन सी वंश की एक शाखा थी, तो यादव वंश की। और बेलूर में चन्ना कैशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था। अंतिम जो शासक हो जाएगा होयसल वंश का हो जाएगा वीर बल्लाल तृतीय। इसको किसने हराया था, तो मलिक काफूर ने हराया था। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। अब है दोस्तों कदम वंश। कदम वंश जिसके संस्थापक मयूर शर्मन ने किया था। कदम वंश की जो राजधानी बनवासी हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों गंग वंश। गंग वंश की अगर हम बात करें तो गंग वंश के संस्थापक ब्रज हस्त पंचम हो जाएगा। तो ब्रज हस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक हो जाएगा। अभिलेखों के अनुसार दोस्तों गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कि कोल्लर थी, कुबलाल जिसको कहते हैं, जो बाद में तलकाड हो गई। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। तो दोस्तों दंतक सूत्र पर टीका किसने लिखा, माधव प्रथम ने। अब है दोस्तों काकतीय वंश। अगर हम बात करें काकतीय वंश की तो इसके जो है संस्थापक हो जाएगा बीटा प्रथम, यानी कि काकतीय वंश संस्थापक कौन, बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा यानी कि वर्तमान जो हैदराबाद में है नलगोंडा, इसमें एक छोटे से राज का गठन किया था। कौन, बीटा प्रथम ने, जो कि काकतीय वंश के संस्थापक थे। राजधानी अमकौंड हो जाएगा। तो दोस्तों काकतीय वंश संस्थापक बीटा प्रथम,
राजधानी अमकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी की अगर हम बात करें दोस्तों, रुद्रमा देवी इन्होंने गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी किसकी बेटी थी? तो गणपति की बेटी थी रुद्रमा देवी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण किया और 35 साल तक शासन किया। यानी कि कहने का अर्थ है रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण कर रुद्रमा देवी ने 35 वर्ष तक शासन किया, जो कि गणपति की बेटी थी। गणपति कौन था? तो गणपति जो है काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली जो है शासक था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल से स्थानांतरित कर लिया था। तो अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित कर लिया था गणपति ने। और इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ, जो 1295 से 1323 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो दोस्तों, और हम काकतीय वंश संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमकौंड और अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो प्रताप रुद्र हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली शासक गणपति और रुद्रमा देवी गणपति की ही कौन? बेटी थी। तो इसी के साथ काकतीय वंश के साथ ही 24वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।